हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वॉइड एग्रीमेंट्स, व्यर्थ ठहराव। तो इसके बारे में आपको बताइए कि एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज वॉइड एग्रीमेंट, कि जिस एग्रीमेंट को हम जो है वो लॉ के थ्रू एनफोर्स नहीं करवा सकते वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाता है, जिसको हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2G में यही कहा गया है, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ वॉइड एग्रीमेंट, की जिसको हम लॉ के थ्रू एनफोर्स नहीं करवा सकते वो जो है वॉइड एग्रीमेंट बन जाता है। जैसे कि एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, जो आप पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर हमने किसी माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया है तो वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, जिसके बारे में अंडर सेक्शन 11 बताया गया है कि उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, शुरुआत से ही जो है वो व्यर्थ है। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑल्सो वर्ड, कि जो है अंडर सेक्शन 25 बताया गया है कि अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन ही नहीं है, प्रतिफल ही नहीं है, तो वो एग्रीमेंट भी जो है वो वॉइड एग्रीमेंट होगा, व्यर्थ ठहराव की कैटेगरी में आएगा। एन एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज इलीगल इज वॉइड, अंडर सेक्शन 23 ही बताया गया है कि अगर एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव या पर्पस जो है या फिर उसका कंसिडरेशन इलीगल है तब भी जो है वो वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एन एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज इलीगल इज वॉइड, तो कुछ कंफ्यूजन हो जाती है कि वॉइड एग्रीमेंट्स और इलीगल एग्रीमेंट्स को हम जो है सेम समझ लेते हैं कि एक ही है, वॉइड एग्रीमेंट भी वही है और इलीगल एग्रीमेंट भी वही है, बट ऐसा नहीं है। इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट में कुछ डिफरेंस है, उन डिफरेंस के बारे में समझ लेते हैं ताकि हमें जो है कंसेप्ट समझ में आ जाए कि एक्चुअल में वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए कुछ बेसिस बताए हमने कि किस किस बेसिस पर हम उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो वॉइड एग्रीमेंट के पॉइंट्स हैं, देन यहाँ पर जो है वो इलीगल एग्रीमेंट के बारे में बताया गया। तो पहले उसका मीनिंग ही क्लियर कर लेते हैं कि मीनिंग क्या है, वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या है। तो एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ वॉइड एग्रीमेंट। ये तो बताइए हमें कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको हम लॉ के थ्रू एनफोर्स नहीं करवा सकते वो जो है वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आता है। वैसे तो दोनों ही एग्रीमेंट्स को हम जो लॉ के थ्रू एनफोर्स नहीं करा सकते, बट यहां पर क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है कि एन एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ विच इज इलीगल, कि ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन जो है वो इलीगल हो जाता है तो वो वॉइड ही, बट उस वॉइड के साथ साथ क्या है कि उसका ये ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन का इलीगल होना जरूरी है, तब उसको इलीगल एग्रीमेंट की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अगर उसका ऑब्जेक्ट यानी कि उसका उद्देश्य या फिर उसका कंसिडरेशन की प्रतिफल या फिर जो है उसका उद्देश्य, मैंने आपको बता दिया था कि लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन की वीडियो है, उस वीडियो में आप क्लियरली इसको डिटेल में समझ सकते हैं कि लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन का क्या मतलब है और कब वो जो है वो इलीगल हो जाता है। देन इफेक्ट ऑन कलेक्टरल ट्रांजेक्शन, इफेक्ट ऑन कलेक्टरल ट्रांजेक्शन मतलब उससे जुड़ी हुई जो उससे जुड़ी हुई जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ट्रांजैक्शन कलेक्टरल टू वॉइड एग्रीमेंट्स आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, की उससे जो जुड़ी हुई ट्रांजैक्शंस हैं वॉइड एग्रीमेंट से, हो सकता है कि उनको जो है वो लॉ के थ्रू एनफोर्स करवाया जा सकता है। बट द ट्रांजेक्शन कोलेटरल टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑल्सो वॉइड एंड हेंस नॉट एनफोर्सेबल, कि अगर इलीगल एग्रीमेंट के साथ जुड़ी हुई कोई भी ट्रांजेक्शन है तो उसकी साथ जुड़ी हुई सभी ट्रांजेक्शन जो है वो इलीगल बन जाती है, उनमें से आप किसी भी पार्ट को जो है वो एनफोर्स नहीं करवा सकते। यहां पर जो है उसका हो सकता है कि कुछ हिस्सा जो है वो उससे जुड़ी हुई ट्रांजेक्शन का कि वो पार्ट जो है वो वैलिड हो, उसको आप एनफोर्स करा सकते हैं, बट ये जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली जो इलीगल है तो वो पूरा का पूरा जो है वो नॉट एनफोर्सेबल है, दैट इज कंप्लीटली वॉइड और किसी भी तरीके से उसको एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। इसका एक एग्जांपल जैसे एन एग्रीमेंट विद अ माइनर, की माइनर के साथ हमने जो एग्रीमेंट कर लिया है वो जो है वो वॉइड एग्रीमेंट है। और जैसे हमने पता है कि अगर उसके साथ जो है वो नेसेसिटीज़ के लिए जो है वो कोई एग्रीमेंट किया जाता है कि माइनर के साथ किया है, बट उसके कोई नेसेसिटीज़ कोई ज़रूरत के सामान प्रोवाइड किए गए हैं तो उसकी प्रॉपर्टी से वो चीज़ रिकवर की जा सकती है। तो यानी कि कुछ उसकी जो कलेक्टरल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको जो है वो एनफोर्स करवाया जा सकता है, बट यहाँ पर जो है दैट इज एन एग्रीमेंट टू कमिट क्राइम, की क्राइम कमिट करने के लिए, किसी को मारने के लिए, पीटने के लिए, धमकाने के लिए, तो अगर इस तरह का कोई काम किया गया तो वो इलीगल एग्रीमेंट बन जाता है और इस तरह से जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें से किसी भी एक्टिविटी को एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। जो उसके साथ जुड़ी हुई सभी एक्टिविटीज हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, वो सभी की सभी जो है वो इलीगल मानी जाती है। देन स्कोप, इट इज अ वाइडर टर्म। सो और इलीगल एग्रीमेंट्स आर पार्ट ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स, की वॉइड एग्रीमेंट का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है इलीगल एग्रीमेंट्स, की वॉइड एग्रीमेंट्स में से वो एग्रीमेंट जिनका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन इलीगल होता है उसको हम इलीगल एग्रीमेंट बोलते हैं। बट वॉइड एग्रीमेंट्स में और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स आ जाते हैं जो कि इलीगल नहीं होते हैं, कि जैसे माइनर के साथ आपने एग्रीमेंट कर लिया दैट इज नॉट इलीगल बट इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है।
बट क्राइम कमिट कर लिया तो वो वॉइड तो है ही है, बट क्राइम कमिट करने के लिए एग्रीमेंट किया गया है तो वो इलीगल है और वॉइड भी है। तो इसका जो स्कोप है थोड़ा सा लिमिटेड है, और ये जो वॉइड एग्रीमेंट्स है दैट इज अ वाइडर टर्म। देन प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट बाय लॉ, पार्टीज टू अ वॉइड एग्रीमेंट मे नॉट बी पनिश्ड, कि जरूरी नहीं है कि उनको पनिश किया जाए। तो इसमें जो है लॉ के अंडर जो है वॉइड एग्रीमेंट्स में जो कैटेगरीज हैं, जो पार्टीज हैं, उन पार्टीज को जो है वो जरूरी नहीं है कि कोई पनिशमेंट दी जाए। बट इलीगल एग्रीमेंट अगर किया जाता है तो जो है वो पार्टीज जो है उसके लिए पनिशमेंट के लिए लायबल हैं, कि अगर कोई ऐसा क्राइम किया जाता है तो क्राइम करने के लिए कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो जो पार्टीज हैं उस इलीगल एग्रीमेंट की दे आर पनिशेबल। प्रोहिबिशन का मतलब है कि मना किया गया है, तो इस मना तो किया ही गया है दोनों चीजों में, बट इसमें जो है वो लॉ के अंडर जो है वो उन चीजों को काम करने के लिए बिल्कुल ही मना किया गया। और अगर उनको कोई करता है, उन इलीगल एक्टिविटीज को कोई परफॉर्म करता है या उसके लिए कोई एग्रीमेंट करता है, तो उसमें जो है उसको उसके लिए पनिशमेंट भी मिल सकती है। बट यहाँ पर जो है उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसको पनिशमेंट मिले। एंड गवर्निंग सेक्शंस की कौन से सेक्शंस में डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 25 से लेके जो 30 सेक्शन तक है, इसमें जो है वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में बताया गया है। और दो नॉट ड्यू टू इलीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, की उसमें जो उन एग्रीमेंट्स को इंक्लूड नहीं किया गया जो कि इलीगलिटी की वजह से वॉइड हुए हैं। और इलीगल एग्रीमेंट्स को स्पेशली जो है वो सेक्शन 23 और 24 में जो है वो डिफाइन किया गया है। इस सेक्शन 23 और 24 को जो है आप देख सकते हैं, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाली वीडियो है, उसमें आप कंप्लीटली सेक्शन 23 और 24 की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो इसके बारे में, वॉइड एग्रीमेंट के बारे में आज की वीडियो में थोड़ा सा हम जो है इसके टाइप्स के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में कर लेते हैं कि कौन कौन से जो है वो डिफरेंट वॉइड एग्रीमेंट्स हैं जिसको जो है वो प्रोविजन ऑफ लॉ में जो है वो डिफाइन किया गया है। तो इसमें एक्ट में कौन कौन से एग्रीमेंट्स को वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में बताया गया है। तो पहला, एन एग्रीमेंट विच इज मेड विद द माइनर और अनसाउंड माइंड पर्सन, कि अगर हमने कोई भी एग्रीमेंट जो माइनर के साथ कर लिया या किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ कर लिया तो वो एग्रीमेंट वॉइड होता है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। एग्रीमेंट्स मेड अंडर अ बायलैटरल मिस्टेक ऑफ अफेक्ट मटेरियल टू द एग्रीमेंट, की एक किसी इंपॉर्टेंट बात के बारे में जो अगर बायलैटरल मिस्टेक, द्विपक्षीय गलतियां, दोनों पार्टीज गलती पर है, मिस्टेक पर है, तो वो भी जो है वो एग्रीमेंट आपका वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएगा। ये फ्री कंसेंट के टॉपिक में जो है मैंने आपको बताया कि बायलैटरल मिस्टेक क्या होती हैं और उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, और मिस्टेक के ऊपर कंप्लीट एक अलग से वीडियो बनी है जिसमें आपको ये टॉपिक जो है वो बायलैटरल मिस्टेक का मिल जाएगा। देन एग्रीमेंट्स ऑफ विच द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, तो ये सेक्शन 23 में, इसमें जो है इसको मैंने अलग से वीडियो है जिसमें लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया। तो लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन वहां से आप पढ़ सकते हैं। बट अगर किसी भी एग्रीमेंट का कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी चीज या दोनों चीजें जो है वो अनलॉफुल हो जाती हैं, तब भी वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाता है। देन एग्रीमेंट्स ऑफ विच ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज लॉफुल, यहां पर जो है ये आना चाहिए था पार्ट ऑफ, व्हेन एग्रीमेंट्स ऑफ विच द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। यहां पर जो है कंप्लीट आता है सेक्शन 23 में, और सेक्शन 24 में क्या है कि पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट की कुछ हिस्सा जो है उसका ऑब्जेक्ट का या कंसिडरेशन का अनलॉफुल है, तब भी जो है उसमें फिर उसमें डिपेंड करता है कि उसको हम वॉइड और वैलिड एग्रीमेंट मानेंगे या नहीं। तो उसमें जितना हिस्सा, अगर उसको सेपरेट किया जा सकता है, अगर कुछ हिस्सा अनलॉफुल है, कुछ जो है वो लॉफुल है, तो अगर उनको सेपरेट किया जा सकता है तो लॉफुल वाला हिस्सा वैलिड हो जाता है और अनलॉफुल वाला जो है वो वॉइड कैटेगरी में आता है। बट इन केस की अगर वो सेपरेशन नहीं हो सकता, तो फिर उसको जो है हम कंप्लीटली वॉइड एग्रीमेंट मानते हैं। तो यहां पे आपने थोड़ा सा चेंज कर लेना है, एग्रीमेंट ऑफ विच पार्ट ऑफ और ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, की जिसका कुछ पार्ट जो है वो हिस्सा जो है अनलॉफुल है, वो सेक्शन 24 में बताए गए हैं। एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन, कि बिना कंसिडरेशन के अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो भी वॉइड है, जिसको सेक्शन 25 में डिफाइन किया गया है। ये तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे इस वॉइड एग्रीमेंट्स की चैप्टर में कि कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जिनको एक्ट के अंडर जो है वो एक्सप्रेसली जो है वो वॉइड डिक्लेयर किया गया, कि इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है वो कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिसको स्पेशली और एक्सप्रेसली जो है वो वॉइड डिक्लेयर किया गया है। उसमें से जैसे पहला है एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, सेक्शन 26 में बताया गया है कि किसी को मैरिज करने से रोकना, बाधा डालना, रुकावट डालना। रिस्ट्रेंट का मतलब है कि बाधा डालना, रुकावट डालना, तो किसी की मैरिज में रुकावट या बाधा डाली गई है तो वो एग्रीमेंट्स जो है वो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, तो विवाह में रुकावट डालने वाले। एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड,
किसी के व्यापार में रुकावट डालने वाले, किसी को व्यापार से रोकने वाले एग्रीमेंट्स, वो भी वॉइड हैं, उनको सेक्शन 27 में डिफाइन किया गया है। देन एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स की कानूनी जो वैधानिक कार्यवाही है उसमें जो रुकावट डालने वाले ठहराव हैं उनको सेक्शन 28 में डिफाइन किया गया। और इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं जो लीगल एक्टिविटीज में, लीगल प्रोसीडिंग्स में रुकावट डालते हैं उनको भी जो है वो वॉइड एग्रीमेंट डिक्लेयर किया गया है। देन एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, सेक्शन 29 में कहा गया है कि अगर जो है उसके जो मीनिंग है एग्रीमेंट का, अगर वो मीनिंग जो है अनसर्टेन है, क्लियर नहीं है किसी भी तरह से, चाहे क्वांटिटी में, क्वालिटी में, किसी भी चीज में अनसर्टेनिटी है तो उसके मीनिंग में, उसके समझने में, तब भी जो है वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है। देन इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं तो एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजरिंग, जिसमें बाजी लगाने वाले या शर्त लगाने वाले अनुबंध ठहराव हैं, वो भी जो है वो वॉइड एग्रीमेंट आते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें क्या होता है कि वेजरिंग एग्रीमेंट की एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी। उन्होंने शर्त लगा ली कि जी आज जो है वो चेन्नई का और राजस्थान का मैच है, तो एक कह रहा है कि चेन्नई जीतेगी, दूसरा कह रहा है कि जी नहीं चेन्नई हारेगी, राजस्थान जीतेगा। तो उनको जो है उसके लिए उन्होंने शर्त लगा ली कि ये जीतेगी तो 1000 रुपये, दूसरी कहती है कि ये जीतेगी तो मैं 1000 रुपये दूंगा, दूसरा कहता है कि उसके लिए 1000 रुपये मैं दूंगा। तो इस तरह के जो वेजरिंग के एग्रीमेंट्स हैं उनको जो है उसमें वॉइड डिक्लेयर किया गया। देन एग्रीमेंट्स कॉन्टिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स की, अगर जो है वो किसी असंभव घटना पर आधारित है कि वो घटना, वो इवेंट होगा ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता, तो इस तरह के एग्रीमेंट्स भी जो है वो वॉइड एग्रीमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड लास्ट वन इज एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स की, कोई असंभव कार्य करने के लिए अगर कोई कहता है कि जी मैं जो है आप मुझे जो है वो 10 लाख रुपए दो और मैं इस मरे हुए आदमी को जिंदा कर दूंगा, या आप मुझे जो है वो 5 लाख रुपए दो और मैं जो है जमीन में से खजाना निकाल के आपको दे दूंगा। तो इस तरह के जो इम्पॉसिबल एक्ट्स के लिए अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो भी वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। बाकी ये जो एग्रीमेंट्स हैं जिनको एक्सप्रेसली जो है वो वॉइड एग्रीमेंट्स डिक्लेयर किया गया, इनके बारे में डिटेल में हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, जिसमें इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। इनके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।